प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, आदाब। आज हम आपकी किताब में शामिल सब फूल वालों की सैर का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। वीडियो के इस पार्ट में हम जो भी सवालात हैं इनको मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। तो आइए वक्त को ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल यहाँ पर लिखा हुआ है, हिंदुस्तान के मजहबी त्यौहार कौन से हैं? तो इसका जवाब है, हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अलग अलग मजहबों के मानने वाले रहते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई, और इन सब के अलग अलग त्यौहार हैं। यहाँ पर आपको एक लफ्ज़ लिखना है, त्यौहार, ऐसे करके। ठीक है, ये यहाँ पर छूट गया है, जैसे दिवाली, ईद, गुरु पर्व, क्रिसमस वगैरह। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 है, फूल वालों की सैर की क्या खासियत है, यानी कि इसकी विशेषता क्या है? तो फूल वालों की सैर की खासियत ये है कि इस त्यौहार में हमारे मुल्क के गंगा जमनी तहजीब और हिंदू मुस्लिम भाईचारे की असली शक्ल दिखाई देती है। यानी कि इस त्यौहार से हिंदू मुस्लिम में जो एकता है वो झलकती है, वो सामने आती है। सवाल नंबर 3 है, अंग्रेज़ हिंदुस्तान में क्यों आए, यानी कि उनका हिंदुस्तान में आने का क्या मकसद था? तो इसका जवाब देखते हैं। अंग्रेज़ हिंदुस्तान में तजारत की मकसद से आए थे। यहाँ आकर उन्होंने लोगों में फूट डाली और पूरे हिंदुस्तान पर काबज़ हो गए। यानी कि शुरू में जब अंग्रेज़ हिंदुस्तान में आए तो उनका कहना ये था कि हम यहाँ पर आकर व्यापार करेंगे, ठीक है, तजारत करेंगे। लेकिन जैसे वो यहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर अलग अलग मज़हबों के मानने वाले लोग रहते हैं। तो उन्होंने एक पॉलिसी शुरू की और उस पॉलिसी का नाम था डिवाइड एंड रूल, यानी फूट डालो और हुकूमत करो। उन्होंने यहाँ के लोगों को आपस में लड़ाना शुरू किया और जिससे उनको पूरे हिंदुस्तान पर कब्ज़ा करने में ज़्यादा वक्त ना लगा। सवाल नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। पुराने ज़माने में कौन कौन सी सवारियाँ इस्तेमाल होती थी, यानी कि पहले ज़माने में जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे वो कैसे जाते थे? तो इसका जवाब आप देख सकते हैं। पुराने ज़माने में रथ, बैलगाड़ी, घोड़े और पालकियाँ इस्तेमाल की जाती थी। ये सब चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इस्तेमाल में होती थी। सवाल नंबर 5 देखिए, मेले के अहतमाम में बादशाह क्या करते थे, यानी जब मेले का आयोजन किया जाता था, जब कोई भी मेला ऑर्गेनाइज होता था तो वहाँ पर बादशाह क्या करते थे? तो इसका जवाब आप देख सकते हैं। मेले के अहतमाम में बादशाह सलामत फूल वालों, बाजे वालों और पहलवानों को इनाम देते थे। सवाल नंबर 6 है, जोगमाया का मंदिर और ख्वाजा बख्तियार काकी की दरगाह कहाँ वाक़या है? तो इसका जवाब है, जोगमाया का मंदिर और ख्वाजा बख्तियार काकी की दरगाह महरवली में वाक़या है। यानी कि महरवली कहाँ पर है? दिल्ली में है। ये हमने पीछे पढ़ा था। अगला सवाल है, आखिरी मुग़ल बादशाह का नाम क्या था? तो जवाब है, आखिरी मुग़ल बादशाह का नाम बहादुर शाह ज़फ़र था। क्या नाम था? बहादुर शाह ज़फ़र। सवाल नंबर 8, आज़ादी के बाद फूल वालों की सैर किसने शुरू की, यानी कि जब फूल वालों की सैर का मेला बंद हो गया तो उसके बाद इसको दोबारा से शुरू कराया था। ये किसने कराया था? इसका जवाब है, आज़ादी के बाद फूल वालों की सैर वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू ने हिंदू मुस्लिम भाईचारे को फ़रोग़ देने के लिए दोबारा शुरू करवाई थी। ठीक है, तो ये जो मेला बंद हो गया था तो इसको हमारे देश के वज़ीर आज़म यानी प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर उस वक्त थे जवाहरलाल नेहरू, तो इन्होंने शुरू कराया था। आगे देखते हैं सवाल नंबर 9, फूल वालों की सैर का मेला हमारे लिए क्यों अहम है? क्योंकि ये मेला हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई की भाईचारे को तरक्की देता है। आगे खाली जगह हैं, ये हम देखते हैं। फूल वालों की सैर सभी मज़हब के लोग मनाते हैं। तो जो खाली जगह हैं इनको मैंने लाल पेन से अंडरलाइन किया हुआ आप देख सकते हैं। आप अपनी बुक में भी इसको एक बार देख लीजिए और वहाँ पर मैच कर लीजिए अच्छे से। दूसरी है, अंग्रेज़ों ने शहज़ादे को इलाहाबाद में कैद कर दिया। तीसरी है, ख्वाजा बख्तियार काकी का मज़ार महरवली में है। लोग रथ, घोड़े और पालकियों पर बैठकर महरवली जाते हैं, नहीं होगा बल्कि थे होगा। ठीक है, मैंने गलती से लिख दिया तो इसको फिर मैंने काटा नहीं, तो हैं को आपने लिखना है, आपने लिखना है थे, जाते थे। फूल वालों की सैर का मेला बारिश के मौसम में होता था। फूल वालों की सैर 14वीं रात को मनाया जाता था। आगे 9वीं खाली जगह आप देख सकते हैं। पहले दिन फूलों का पंखा जोगमाया के मंदिर में चढ़ाया जाता था, यानी कि जब मेला शुरू होता था उससे पहले दिन ये पंखा जोगमाया के मंदिर में चढ़ाया जाता था। दूसरे दिन फूलों का पंखा ख्वाजा बख्तियार काकी की दरगाह पर चढ़ाया जाता था। यहाँ पर आप देख सकते हैं लफ्ज़ों के जुमले।
जोशो खरोश, आज बच्चों में काफ़ी जोशो खरोश है। यहाँ पर तीन बिंदियाँ नहीं हैं, यहाँ पर एक ही बिंदी है, ठीक है। इसको देख लें, जोशो खरोश है, यानी कि जब हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं तो हम कह सकते हैं कि हमें काफ़ी जोशो खरोश है। दखल होता है किसी को परेशान करना, अगर कोई बेचारा काम कर रहा है तो जाकर उसके काम में टांग अड़ाना, उसको कहते हैं कि हम उसके काम में दखल दे रहे हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। तो इसका जुमला हो सकता है, हमें किसी के काम में दखल नहीं डालना चाहिए। कैद, अंग्रेज़ों ने शहजादे को कैद कर दिया था। कैद करना यानी कि किसी को बंद कर देना। दार अल्सनत, दार अल्सनत होता है जिसको आप अंग्रेज़ी में कैपिटल कहते हैं, ठीक है, यानी राजधानी। जैसे मैं आपको पूछूंगा कि हैं इंडिया की कैपिटल कहाँ है, हिंदुस्तान की राजधानी कहाँ है, तो आप बोलोगे दिल्ली में, ठीक है। तो उर्दू में इसको दार अल्सनत बोलते हैं। तो हिंदुस्तान का दार अल्सनत दिल्ली में वाक़ है। फ़रोग, फ़रोग होता है तरक्की देना, ठीक है। हमें आपसी भाईचारे को फ़रोग देना चाहिए। यहाँ पर भी तीन बिंदियाँ हैं, यहाँ भी एक ही बिंदी होगी। फ़रोग देना, तरक्की देना। एहतराम, एहतराम होता है किसी की इज्जत करना, किसी के साथ इज्जत से पेश आना। हमें बड़ों का एहतराम करना चाहिए, ठीक है। हमसे जितने भी बड़े लोग होते हैं, जो भी हमारे बुज़ुर्ग होते हैं, हमें उनके साथ इज्जत के साथ पेश आना चाहिए। इसके बाद अगला लफ्ज़ है गोल। यह है गोल। अब इस गोल का मीनिंग क्या होता है, क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है लोगों का झुंड, भीड़। तो हम ये कह सकते हैं, ये गोल कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है। आपने इसको अपनी नोटबुक में अच्छे से लिखना है, ठीक है। यहाँ पर अच्छे से नहीं लिखा जा रहा, तो आपने इसको अपनी नोटबुक पर अच्छे से लिख लेना है, ये गोल कहाँ जा रहा है। या फिर ये ज़रूरी नहीं है कि आपको यही लिखना है, अगर आपके दिमाग में कुछ और आता है तो आप वो भी लिख सकते हैं। प्रसाद, सभी लोग प्रसाद लेकर मंदिर से आए थे। वायचमा, आगे हैं वायचमा, ये मैंने आपको पहले ही बताया है। वाहिद किसको कहते हैं और जमा किसको कहते हैं? वाहिद होता है यानी सिंगुलर एक, और जमा होता है एक से ज़्यादा। तो यहाँ पर जो वाहिद अल्फाज होंगे उनके हमने जमा बनाने हैं, और जो जमा अल्फाज होंगे उनके हमने वाहिद बनाने हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले लिखा है यहाँ पे मज़ाहब। क्या लिखा है? मज़ाहब। तो मज़ाहब क्या है? जमा, तो इसका वाहिद होगा मज़हब, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए, इलाका वाहिद है, इसका जमा होगा इलाके। अंग्रेज़ों जमा है, इसका वाहिद होगा अंग्रेज़। गाड़ी वाहिद है, इसका जमा होगा गाड़ियाँ। पंखों जमा है, इसका वाहिद होगा पंखा। पालकी वाहिद है, इसका जमा होगा पालकियाँ, ठीक है। ऐसे ही हवेली वाहिद है, इसका जमा होगा हवेलियाँ। कढ़ाई वाहिद है, इसका जमा होगा कढ़ाइयाँ। अब देखिए नीचे लफ्ज़ों के मुतज़ाद, ये है लफ्ज़ों के मुतज़ाद। तो मुतज़ाद अल्फाज मैंने आपको पहले भी कहा था, हिंदी में हम इनको कहते हैं विलोम शब्द, ठीक है, और इंग्लिश में हम इनको अपोजिट्स कहते हैं, अपोजिट वर्ड्स। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको साथ साथ में हिंदी में भी और इंग्लिश में भी बताता रहूँ, ताकि आपको उसको याद करने में आसानी रहे, ठीक है। तो देखते हैं हम, कुछ मुतज़ाद अल्फाज हमें नीचे दिए गए हैं। जो लफ्ज़ दिए हैं हमें इनका मुतज़ाद लिखना है, यानी इनका अपोजिट लिखना है, इनका उल्टा लिखना है। तो बादशाह का उल्टा क्या होगा? फ़कीर। कैद का क्या होगा? आज़ाद। उसके बाद इसी तरह बर्बाद का क्या होगा? आबाद। रौनक का होगा बेरौनक। पसंद का होगा नापसंद। तो ये था आपके जितने भी सवाल थे। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपको कुछ परेशानी आ रही है, या फिर अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ नहीं समझ में बात आती है, तो आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। आप कमेंट करके बताइए, मैं कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट्स की रिप्लाई ज़रूर दूँ। और इस वक्त आप जानते हैं कि कोविड का टाइम चल रहा है, तो सभी बच्चे अपने अपने घरों में हैं। तो हमारी ये कोशिश है कि जितना भी ये जो उर्दू के रिलेटेड है आपको घर तक पहुंचाया जाए। आप घर में बैठकर आराम से देखिए, और कोशिश करिए कि काफ़ी सावधानी के साथ रहिए। और
आखिर में आपसे ये कहना चाहूँगा कि जब मैं देखता हूँ तो व्यूज़ तो काफ़ी ज़्यादा होती हैं, लेकिन जो सब्सक्रिप्शन होती है वो बहुत कम होती है। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।